सबसे पहले हम बात करेंगे इमोशंस पे, जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको फील हो रही होगी। ठीक है, बहुत लोग एग्जॉस्टेड फील कर रहे होंगे, बहुत लोग डीमोटिवेट फील कर रहे होंगे, बहुत लोगों को ओवर थिंकिंग हो रही होगी, बहुत लोगों के लिए अटेम्प्ट की टेंशन, बहुत लोगों के लिए फैमिली की टेंशन, बहुत सारी चीज़ें। बट ये जो एग्ज़ाम है, ठीक, ये जो 4 वर्ड का लेटर है, ये जो एक एग्ज़ाम है, ठीक, इस एग्ज़ाम के थ्रू जो आप बनना चाहते हैं, इन दोनों चीज़ों में इमोशंस मैटर नहीं करते। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में इमोशंस मैटर नहीं करते कि आपका मेंटल कंडीशन क्या है, आपका फिजिकल कंडीशन क्या है, कुछ भी मैटर नहीं करता। आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं, फिजिकली बहुत वीक हो चुके हैं, आपकी बॉडी आपका सपोर्ट नहीं कर रही है एग्ज़ाम के लिए, आपका माइंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, फैमिली और समाज से तो आप उम्मीद भी उतना नहीं करोगे। ठीक है, मुद्दा यह है कि क्या कोई सोल्यूशन है सर? मतलब इस एग्ज़ाम के पीछे पूरा ड्रेन आउट हो चुके हैं। तो बेटा बात यह है ना कि जब आप उस 1% में आने की रेस में होते हो ना, 1% की, जो अपने आप को जिंदगी भर स्टेबल बनाना चाहता है, ठीक है, तो वहां इमोशंस मैटर नहीं करेगा। तो आपने रास्ता भी गलत चूज कर लिया। आपको भीड़ का रास्ता चूज करना चाहिए था। भीड़ इसमें भी है, ऐसा नहीं इसमें भीड़ नहीं है, भीड़ है। मुद्दा यह है कि आप एफर्ट मार रहे हो। मतलब अगर देखो, इस पूरे मेंटरशिप में 150 के बैच हैं आखिरी में, उन 150 में से 50 से 55 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मीटिंग हो चुकी, जो फुल सिलेबस दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लगभग कोशिश करते करते 70 लोग आए हैं। इसका मतलब यह है कि अभी भी आप फाइट मार रहे हैं, अभी भी आप सुनना चाह रहे हैं। दिक्कत यह है ना कि जैसे ही हम गिव अप वाले रास्ते पे होते हैं, हम उन चीजों को भी देखना और सुनना बंद कर देते हैं, हमें उनसे भी इरिटेशन होने लगती है, जो चीजें हमें उस रास्ते पे पकड़ के होल्ड कर दें। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं। दिल कितने लोगों का टूटा है प्यार में? बाकी चीजों में तो टूटता रहता है, आदित्य का सबसे पहले टूटता है। ठीक है, बाकी लोग बताएंगे नहीं। दिक्कत यह है कि जब हमारा दिल टूटता है, जब हम सैड होते हैं, ठीक है, किसी भी सिचुएशन से, तो हम किधर जाते हैं? सैड सॉन्ग की तरफ। ठीक है, हम किधर जाते हैं? अकेलेपन की तरफ। हम किधर जाते हैं? साइलेंस की तरफ। ठीक, जबकि ये सारी चीजें उसको और इंस्टिगेट करती हैं। जैसे अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, तो आप क्या करोगे? पेन किलर लोगे। पेन किलर लोगे। तो क्या सैड सॉन्ग पेन किलर है? अगर आपका मूड खराब है, आपका मूड एग्जॉस्टेड हो चुका है, आप गिव अप करने वाले हो, आप हर दिन अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, आप अपना ओवर थिंकिंग बंद नहीं कर पा रहे हो, आप अपने इमोशन से हर रोज फाइट कर रहे हो बट उससे जीत नहीं पा रहे हो, और आप इसके साथ क्या किए हो? हर एक उस इंसान से दूर हो चुके हो, या हर उस कंटेंट से दूर हो चुके हो जो आपको इंस्पायर करे या मोटिवेट करे। आप ढूंढ रहे हो, पता क्या? आप ढूंढ रहे हो शॉर्टकट। आप ढूंढ रहे हो कि बस कोई ऐसा बताए ना कि ऐसे ऐसे चुटकी बजाओ और गेम पलट जाए। जैसे रील्स में होता है ना, स्टार्टिंग होती है एकदम एकदम पुअर, लाइक फेलियर से, और फिर अचानक 30 सेकंड के अंदर हम हीरो बन जाते हैं। ठीक है, हम उसकी खोज में हैं, और यही दिक्कत है। जितने भी लोग अभी ग्रुप में टारगेट अपडेट कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हैं, जितने भी लोग बहुत ज्यादा बात करना नहीं चाहते मेरे से या अपने मेंटर से, या बहुत ज्यादा ऐसी वीडियोस नहीं देखना चाहते, ठीक है, गलती आपकी नहीं है। गलती ये है ना कि आपका दिमाग आपको एकदम दूर करते जा रहा है इन सब चीजों से, कि आप कहीं से भी बाउंस बैक कर पाओ। और यहीं पे आपको थोड़ा पुश करना है। पहले अपने आप को उस इन्वायरमेंट में रखो, चाहे आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, आपकी सिचुएशन शायद 0 पे ही क्यों ना हो, लेकिन उस इन्वायरमेंट से मत हटो, उस सर्कल से मत हटो जो तुम्हें इस फील्ड में रोक के रखे। ऐसे लोगों के टच में रहो जो तुम्हें थोड़ा सा पुश करें। ऐसे कंटेंट्स को देखो जो थोड़ा सा तुम्हें इंस्पायर करें। ठीक है, ना कि हर चीज से कट के शॉर्टकट ढूंढने चलेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आप में से बहुत से लोग मेरे साथ मई से प्रिपरेशन कर रहे हैं,
बहुत लोग जून जुलाई में आए थे, बहुत लोग अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चलते आ रहे हो। मेरे साथ तुम कब से आए हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि तुम नीट में कब से हो। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, पता नहीं कितने अटेम्प्ट। ठीक, अब तुम उन सारे अटेम्प्ट्स के पेन को देखो, उन सारे अटेम्प्ट्स के इमोशंस को देखो, उस सारे अटेम्प्ट्स के सेक्रीफाइस को देखो, उस सारे अटेम्प्ट्स के हर उस चीज को देखो जो तुमने अपने एग्जाम के लिए करी थी। ठीक है, क्या वो कहीं से भी वर्थ इट रहा? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ना उसमें थोड़ी सी मक्कारी करी थी, थोड़ी सी कामचोरी करी थी। हमें पेन मिल रहा था ना, तो हम थोड़ा सा कम पेन लेने के चक्कर में थे। हमें रास्ता दिख रहा था, लेकिन हमें लग रहा था अरे यार पता नहीं कब रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। और रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा उस ओवर थिंकिंग में और उस क्या में हम ना जाने कितने साल आगे आ चुके हैं और हम ना जाने कितने पीछे छोड़ चुके हैं। आप ही में से बहुत से लोग का मैसेज आता है कि सर मेरे दोस्त ग्रेजुएशन कर लिए, मेरा दोस्त ये कर लिया, मेरा दोस्त वो कर लिया, हम कहां हैं? ठीक है, हम कहां हैं? मुद्दा यह है ना कि आप यहां रहने के लिए चूज किए हो, कोई भी आपको यहां होल्ड नहीं किया है। क्या नीट आपको पकड़ के बैठा है कि नहीं तुम मुझे दो? क्या मैं आपको पकड़ के बैठा हूं कि नहीं तुम्हें अटेम्प्ट लेना है? आप क्या कर रहे हो ना, ऐसे बीच रास्ते में आ चुके हो, आगे जाने में दर्द हो रहा है, आगे जाने का होप नहीं है, आगे जाने में पेशेंस चेक हो रहा है, आगे जाने में बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस हो रही हैं, और हम आगे का सोच के सिर्फ इतना डर रहे हैं कि यहीं पे खड़े हैं, पीछे जा नहीं सकते। क्यों? कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? एनीवन? किसी के पास कोई ऑप्शन? कोई ऑप्शन हो कि मैं डॉक्टर के अलावा ये बहुत अच्छा इंसान हूं, मतलब मैं पेंटर बहुत अच्छा हूं, मैं सिंगर बहुत अच्छा हूं, मैं डांसर बहुत अच्छा हूं, मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूं। अगर किसी के पास कोई ऑप्शन है और वो ऑप्शन उसके लिए लाइक बहुत पैशनेबल है, लाइक वो फैशनेट नहीं उस ऑप्शन के लिए, पैशनेट है अंदर से, तब तो ठीक है, तुम पीछे मुड़ जाओ। ठीक है, बट जो तुम लोग बीच में खड़े हो ना मर रहे हो और न मरने वाली मेहनत कर रहे हो। मरने से मेरा सेंस वो वाला नहीं है, मतलब खुद को झोंक देने वाला है। ठीक है, खुद को झोंक देने वाला है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, अप्रोक्स 6 साल हो गए मुझे अभी इस मेंटरशिप जैसी चीज को रन करते हुए और आप जैसे जूनियर से इंटरेक्ट करते हुए। 6 सालों पहले मेरी जिंदगी कुछ और थी। ठीक है, 6 सालों पहले मेरे पास शायद आप जैसा सिचुएशन रहा होगा कि न मैं आगे बढ़ रहा हूं न मैं पीछे जा रहा हूं, मैं एक जगह स्टक हूं। ठीक है, लेकिन जिस टाइम मैंने डिसीजन लिया कि नहीं अब आगे बढ़ना है, नो मैटर व्हाट आगे बढ़ना है, ठीक है, तो फिर इन 5 सालों में, इन 6 सालों में, ठीक है, मेहनत की हद पार कर दी। हर दिन की मेहनत की बात नहीं कर रहा हूं, समटाइम्स हम लोग भी लेजी होते हैं, समटाइम्स हम लोग भी डिमोटिवेट होते हैं। ठीक है, समटाइम्स हमको भी काम करने का मन नहीं करता, लेकिन अपने आप को बनाने की मेहनत में 6 साल ना जाने कितने लोग छूट गए, ना जाने क्या क्या हो गया आपके लिए। जैसे अभी एक बच्चे ने बोला कि मेरी फैमिली में डेथ हो गई थी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। मेरे लिए तो फैमिली भी एग्जिस्ट नहीं करती है, मैं उस लेवल तक पहुंच चुका हूं। ठीक है, इवन उस लेवल तक पहुंच चुका हूं कि अगर फैमिली की जरूरतें पूरी होने लगे किसी और थ्रू, मेरे थ्रू ना होने लगे, तो मैं सब छोड़ छाड़ के स्पिरिचुअलिटी की तरफ निकल लूं। ठीक है, इतना सेक्रीफाइस हो चुका है और इतना मोह माया सबसे भंग हो चुका है। ठीक है, अभी कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि अरे यार ये चीज ना बहुत मतलब वो है, क्रेविंग कर रही है। मतलब कोई भी चीज ना ऐसी नहीं है जो मजबूर करे कि नहीं यार तुम इस जिंदगी की जर्नी में रहो। लेकिन अभी आदमी क्यों रह रहा है? क्योंकि जरूरतें पूरी करनी है अपने परिवार वालों की। ठीक है, ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं आपको? क्यों? क्योंकि जिस इमोशन के बेस्ड पे आप सोच रहे हैं, उस इमोशन के बेस्ड पे सोच के कुछ नहीं मिलेगा। एट द एंड मेरी जैसी कंडीशन आपकी भी होगी। ठीक है, मुद्दा यह है कि आप इस 30 दिन या तो ये पेन सह के फिर 5 सालों के लिए सिक्योर और एक अच्छी वाली, नॉर्मल वाली, आराम वाली मेहनत करो, या मेरी तरह 5 साल हर एक अटेम्प्ट
इस कंपटीशन की रेस में, इस कोचिंग इंडस्ट्री की रेस में, इस मेंटरशिप की रेस में अपने आप को बेस्ट देते रहो, फेलियर से डरो, फीडबैक से डरो, इनसिक्योरिटी से डरो। बिकॉज मैं आप लोगों के रिजल्ट्स और फीडबैक पे डिपेंड करता हूं, मेरा जो भी काम है, ठीक है। मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखना है, मुझे आपको भी बेस्ट रिजल्ट देना है, नो मैटर व्हाट मैं क्या हूं, क्या सिचुएशन है, मेरी मेंटल कंडीशन क्या है, फिजिकल कंडीशन क्या है। अगर आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते मेरी तरह या औरों की तरह, तो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट होना होगा। उसके लिए ये 30 दिन बहुत जरूरी है। तो उन 30 दिन ये इमोशंस को थोड़ा साइड करने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, क्यों साइड करने की जरूरत है बता रहा हूं, ठीक है। सबकी फैमिली वाले अच्छा भी बोल रहे होंगे, बुरा भी बोल रहे होंगे, कुछ के फैमिली वाले सपोर्ट भी कर रहे होंगे, कुछ के फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, ताने भी मार रहे होंगे। लेकिन क्या किसी की फैमिली बुरी है? क्या किसी के माँ बाप बुरे हैं? नहीं है। सबके माँ बाप अच्छा ही चाहते हैं, उनसे अच्छा तो कोई नहीं चाहता। आज आप 18 साल के होंगे, 19 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, 22 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, कोई हो सकता है 16-17 साल का हो शायद, ठीक है। इससे ज्यादा तो नहीं होंगे, इससे ज्यादा मैं ही यहाँ बैठा, ठीक है। आपको इतने सालों तक, ठीक है, इतने सालों तक आपके मदर, आपके फादर, मम्मी पापा, अब्बू अम्मी, जो भी बोलते हैं आप, ठीक है, इन लोगों ने इतने सालों से, मतलब जब आप पहले महीने में थे ना उनके पेट में, ठीक है, आज से 25 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, 23 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 19 साल के, जहां तक तुम पहुंचे हो, सोचो उन लोगों का सेक्रीफाइस, सोचो उन लोगों की मेहनत, सोचो उन लोगों का एक एक सिंगल रुपया तुम्हारे पे खर्च किया हुआ। अब तुम्हें ये शायद प्रेशराइज कर रहा हो, तुम्हें शायद ये ओवर थिंकिंग का रीजन लग रहा हो, बट मुझे ये शायद मोटिवेशन का रीजन लग रहा है कि मेरा मेंटल कंडीशन क्या है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा एकेडमिक लेवल क्या है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं कितना पीछे, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि ये जो इतने सालों की मेहनत इनकी रही है, ठीक है, इनको मैं कब तक ऐसे ही निराश करूंगा? मैं कब तक इनको एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के बस ये बोलता रहूंगा कि पेपर टफ था? मैं कब तक इनको एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के आंखें नहीं मिलाऊंगा? ऐसा कौन सा दिन होगा जब ये 25 साल की उनकी मेहनत, 20 साल की उनकी मेहनत, 19 साल की मेहनत, 18 साल की मेहनत, कब वो दिन होगा जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के हम सच में पहली बार उनको गले लगा पाए? किस खुशी में कि यार हमने अपना बेस्ट दे दिया, ठीक है। अब अगर इस इमोशन से आप सोचेंगे तो शायद आप वीक नहीं पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ आप अपने अपने इमोशन से देखेंगे तो आप वीक पड़ेंगे, आप गिव अप करोगे, आप एग्जॉस्ट फील करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे। क्योंकि आप अपने लिए अगर करोगे ना तो यू आर द ओनली वन रीजन फॉर योर सेल्फ। बट आप अपनों के लिए करोगे, अपनों के लिए ना हजार अपने हैं तुम्हारे, जो शायद तुम्हारा अच्छा सोचते होंगे, शायद जिन्हें तुम्हें अपना पे बैक देना है, शायद उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में 1% का भी रोल प्ले किया हो, उनको एक छोटी सी प्राउड वाली फीलिंग दिलानी है, जो ना आप जिस दिन ये अचीव कर लोगे उस दिन ना, मतलब आप हर उस इंसान को पे बैक कर पाओगे जिस इंसान ने आप पे इतनी भी मेहनत करी है। और इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं जब हम उनको पे बैक ना कर पाए जिन्होंने हमारे लिए ना थोड़ा सा भी किया। इतना 1000 गालियां दिया हो चलेगा, इतना तो किया था ना उस इंसान ने, वो दे के जाना है यार, लेके नहीं जाना। ये सब इमोशन जब सोचोगे ना, मोटिवेशन आएगा, डिसिप्लिन आएगा, कंसिस्टेंसी आएगी। अब बात आता है कि सर ये सारी बातें तो हम सोचते हैं और करना भी है, इमोशंस की चीजें हम फील भी करते हैं, ठीक है, हम सब करते हैं सर, लेकिन हम ना अपने एकेडमिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सिलेबस अभी पेंडिंग है, या हमारे मॉक टेस्ट में नंबर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या फिर अभी हम पता नहीं कितने रेस में पीछे हैं, हम सक्सीड हो पाएंगे कि नहीं, हम कॉम्पिटिट कर पाएंगे नहीं, ठीक है। देखो हमारे पास ना इसका ऑप्शन या इसका जवाब तो नहीं है, लेकिन बस एक चीज पता है, क्या, कि तुम अपने दिन में अभी ना सिर्फ 14 से 15 घंटे की मेहनत कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है, 14 से 15 घंटे की स्टडी मैक्सिमम कर सकते हो, 6 से 7 घंटे सो सकते हो। एक आइडियल चीज बता रहा हूं, ठीक है। अब इसमें अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें ये कंप्लीट करना पड़ेगा जिस भी तरीके से हमने तुम्हारी स्ट्रेटजी बनाई है। सिलेबस कंप्लीट हो गया, अभी तक एफएसटी नहीं दे रहे थे, अब एफएसटी स्टार्ट करोगे, कोई दिक्कत नहीं, करोगे।
एफएससी स्टार्ट कर दिए हो, लो स्कोर से परेशान हो, ठीक है, कोई बात नहीं। मुद्दा यह है कि अगर तुम ये चीज कर रहे हो ना हर दिन, और जब स्लीप लेने जाते हो, जब सोने जाते हो, ठीक है, तो एक सेटिस्फैक्शन फील होता है कि आज का दिन जस्टिफाई है। बस इतना ही चाहिए तुमसे। सिलेबस पेंडिंग है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो सोच के तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है। एफएससी स्टार्ट कर रहा हूं, क्या अभी कम टाइम तो नहीं है, कितने एफएससी दूंगा, ठीक है, बाकी लोग तो इतने दे रहे हैं, कैसे मैं उनसे आगे बढ़ूंगा, वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम बस कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है। सर लो स्कोर आ रहा है, कैसे इंप्रूव करेंगे, उसका तरीका मैं बता दूंगा, उस तरीके को शिद्दत से फॉलो कर सकते हो। उसके बाद स्कोर इंप्रूव होते यहां दिख रहा है नहीं दिख रहा, उस पर भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम क्या कर सकते हो कि इस प्रोसेस के थ्रू, ये जो 14 से 15 घंटे की एक अच्छी डायरेक्शन में पढ़ाई है, इस प्रोसेस के थ्रू जो तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन आ रहा है ना, एक जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन आ रहा है, इससे जो एक तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, बस इसे तुम लेके नीट के एग्जाम में जाओगे, ठीक है, और अपना 3 घंटा दोगे, बस ये चाहिए तुमसे, और यही तुम कर सकते हो, यही तुम्हें करना है, बस यही तुम्हें करना है। आज की मीटिंग में मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं कि पहले तो दिमाग से निकालो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम सब सिलेक्शन के लिए पढ़ भी नहीं रहे, हम सब उस चीज के लिए पढ़ रहे हैं कि जब हम एग्जाम सेंटर से बाहर निकले, या एग्जाम सेंटर में जब हम 3 घंटे में बैठे हो, तो हमारा दिमाग या हमारा दिल या हमारी आंखें नम ना हो, और हमें यह ना बोले कि काश काश और काश ये कर लिया होता। ठीक, जब एग्जाम सेंटर में बैठ के लगे कि यार ये तो नहीं बन रहा है, यार ये तो नहीं बन रहा है, यार मेरे तो सिर्फ 450 आ रहे हैं या 550 आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे एक फील हो कि यार इससे ज्यादा तो मैं कर भी नहीं सकता था, ये मेरा मैक्सिमम था, ये मेरा बेस्ट था। जब इस वाली फीलिंग को आप होल्ड कर दोगे ना, बस शांति मिल जाएगी, और रिजल्ट कितना मिलेगा वो तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। जो बातें आज बता रहा हूं ना, उसको रिजल्ट से मत जोड़ के देखना, उसको बस बिलीव करके देखना कि इस 30 दिन ना, इस 30 दिन मैं हर रोज अपने आप को वो सेटिस्फैक्शन तक लेके जाऊंगा। इस 30 दिन हम अपने आप को हर दिन उस पेन तक लेके जाएंगे जो पेन हमें रिलीफ देगा, जो हमें एक सेटिस्फैक्शन देगा, जो हमारा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा कि हाँ आज का दिन मैंने बेस्ट किया। रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता, ना तुम्हें पता है ना तुम्हें सोचना। रिजल्ट का जितने लोग सोचोगे, जितने लोग सोचोगे, प्लीज मत सोचना, हार जाओगे। सिलेक्शन का बस सोचो, सिलेक्शन कैसे होगा, कितने नंबर पे होगा, कैसे बीट करो, ये सब मत सोचो, बस सोचो कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। आखिरी मिनट तक मैं सिलेक्शन की होप नहीं छोड़ने वाला। मेरा क्या नंबर आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, नीट में क्या नंबर आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता, जो होगा वो होगा, नीट के रिजल्ट के बाद देखेंगे। और जितने लोग एग्जॉस्ट हो चुके हो, मुझे एक बात बताओ, 4 मई के बाद किसी के पास कुछ काम है? एनीवन? किसी को कोई टारगेट कंप्लीट करना है, किसी को किसी एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, किसी को टारगेट अपडेट करना है, किसी को एएम सर के कॉल का वेट करना है, किसी को एएम सर की मीटिंग में जाना है, कुछ नहीं करना है। 4 मई के बाद आप सब फ्री हो। तो मेरा कंसर्न यह है कि 4 मई के बाद ये सारी चीजें कर सकते हैं ना। ओवर थिंकिंग कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या करें, अभी तो पता भी नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन 4 मई के बाद पता होगा, ठीक। तो सोचेंगे सिलेक्शन नहीं हुआ, सर क्या करें, सर पेरेंट्स का कैसे पे बैक करें, सर क्या करें क्या ना करें, बहुत सारे ऑप्शन से बात करेंगे, बैठ के बात करें। लेकिन इस 30 दिन ये सोचने का वक्त तो नहीं है कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा अभी नंबर नहीं आ रहा तो कैसे आएगा। इन सब सोचने के चक्कर में ना आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। आप में से कुछ लोग कर भी रहे होगे, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हो, उनकी बात करना। मुझे बस आज शिकायत उन लोगों से है, ठीक, जो लोग ना गिव अप करने के रास्ते पे जा रहे हो, जो लोग एग्जॉस्ट हो चुके हो, जो लोग ओवर थिंकिंग में घुस चुके हो, जिनका बिलीफ सिस्टम वीक हो चुका है, जो इमोशनली हार चुके हो। दिमाग शांत तब होगा ना जब आप उसको शांत करोगे, जब आप उसको बताओगे कि मेरे हाथ में सिर्फ प्रोसेस है। जैसे कल को जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आप आधे भगवान कहलाओगे, ठीक है। आधे भगवान का मतलब मैं कह सकता हूं कि आधी शक्तियां तो आपके पास आ जानी चाहिए। मतलब आप किसी को ना वैसे से देख के चुटकी बजा दो ठीक हो जाए, जैसे करते हैं कुछ बाबा लोग, लेकिन नहीं करोगे ना। आधे भगवान का भी मतलब क्या है कि बिलीव ऑन प्रोसेस।
कोई भी पेशेंट आए, कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन में आए, तुम क्या कर सकते हो? बस तुम अपना प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। वो मरेगा, वो जिंदा रहेगा, उसका क्या होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। और ना कभी घमंड करना कि मैंने इसको बचा लिया, अपने हाथ में है ही नहीं। जिसके हाथ में है वो हमें कठपुतलियों की तरह चला रहा है। पिछली मीटिंग में भी मैंने बोला था, वही चीज मैं फिर से रिपीट करूंगा आप सबके लिए, कि चलो कुछ पल के लिए हम मानते हैं कि 30 दिन खत्म हो चुके हैं और हम लोग सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है, और हम लोग मेडिकल कॉलेज में घुस चुके हैं, हमारा 5 साल बीत भी गया, हम एक डॉक्टर बन चुके हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। अब हमारे सामने एक पेशेंट है जिसको हमें ट्रीट करना है। क्या उस टाइम पे आप ओवर थिंकिंग करोगे कि इसको कैसे बचाऊं, अगर ये नहीं बचा तो, अगर ये मर गया तो, अगर ये मर गया तो इसके बच्चे कैसे रहेंगे, अगर ये मर गया तो इसकी वाइफ कैसे रहेगी? नहीं सोचोगे। जब तुम अपने पेशेंट के सामने होगे तो क्या तुम ये सोचोगे कि यार मैं 14 घंटे की सर्जरी करने जा रहा हूं, मैं 10 घंटे की सर्जरी करने जा रहा हूं, मैं 4 घंटे की सर्जरी करने जा रहा हूं, अगर ये नहीं बचा तो मेरी मेहनत खराब हो जाएगी, नहीं बचा तो इससे अच्छा करता ही नहीं, ठीक है, नहीं करता, ठीक। या फिर YouTube खोल के देखेंगे 14 घंटे की सर्जरी को 2 घंटे में कैसे करें, कैसे करें, नहीं। या दिमाग इतना क्योस रहेगा, दिमाग में इतना तुम अपने उलझन पैदा कर दोगे कि सीजर से कट करके सीजर उसी में छोड़ के फिर स्टिच कर दोगे। ऐसा करोगे जैसे भी करते हो क्वेश्चंस में, ठीक है, पूछा है नॉट करेक्ट, तुम पढ़ते हो करेक्ट। क्यों? दिमाग अशांत है ना। तो उसी दिमाग अशांत में सिली मिस्टेक तो होगी ना ऑपरेशन थिएटर में, सिली मिस्टेक तो होगी। पता चला फूड पाइप इधर डालनी थी, फेफड़े में घुसेड़ दियो तुम, हो सकता है सिली मिस्टेक। डॉक्टर इज अ नेम ऑफ नो मिस्टेक, डॉक्टर इज इक्वल टू नो मिस्टेक, डॉक्टर इज इक्वल टू नो इमोशंस, ठीक। मतलब पेशेंट आया है, ये फट चुका है, ठीक है, और तुम्हें पता है कि बहुत छोटा सा एनेस्थीसिया देके स्टिचेस किए जाते हैं, बेहोश नहीं कर सकते या सुन्न नहीं कर सकते कि चलो इतना सा स्टिच करना है तो इसको दर्द नहीं होना चाहिए। इमोशनल नहीं हो सकते तुम। मेरी खुद की भी सर्जरी हुई थी ना, मेरा डॉक्टर जल्लाद था, ठीक है, वो ऐसे पैर पकड़ के मोड़ता था मेरे, ठीक, जैसे मुर्गे की टांग मोड़ रहा हो, ठीक, और उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता था मेरे ऊपर क्या बीत रही है, ठीक। लेकिन शायद आज मैं थैंकफुल हूं उस इंसान का कि उस इंसान ने उस टाइम मुझे वो दर्द दिया जो दर्द की जरूरत थी। वही तुम बनोगे। तो डॉक्टर इज इक्वल टू नो इमोशंस, डॉक्टर इज इक्वल टू नो मिस्टेक। तो जब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जो क्वालिटीज है, क्या वो एग्जाम क्रैक करने के बाद आएगी? क्या अभी होनी चाहिए, अभी होनी चाहिए। अगर आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, अगर आप गॉड पे बिलीव करते हैं, अगर आप भगवान पे, अल्लाह पे, ईश्वर पे बिलीव करते हैं, और नहीं करते तो पता नहीं क्या इंसान है आप, ठीक है। अगर आप करते हैं तो आपको पता है कि वो चूज कर रहा है कि किसको मुझे आधा भगवान बनाना है, ठीक। तो उसको आधे भगवान वाली क्वालिटीज जिसके अंदर दिखेंगी उसको वो चूज करेगा, ठीक है। तुमने सुना है कोई 4 महीने में प्रिपरेशन करके नीट क्रैक कर लिया? जैसे मेरे मेंटरशिप में है अर्का, मैं एग्जांपल देता हूं कि वो 27 जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, 500 नंबर था उसका नीट 23 में, 8-9 महीने प्रिपरेशन छोड़ चुका था, बिल्कुल भूल चुका था, बीएससी नर्सिंग कर रहा था जिपमर से, ठीक है। अचानक से उसके दिमाग में आया है कि यार नीट दे देता हूं 27 जनवरी से। वो उम्मीद का 1 शॉट बैच फॉलो करता है, सिर्फ उम्मीद का 1 शॉट लेक्चर रट रट के, बहुत सारे एफएसटी दे के, उनकी मिस्टेक्स पे काम करके नंबर क्या आ रहा था उसको साइड कर दिया। ये सब करके वो सिलेक्ट हो गया। तो यार भगवान ने तो फिर गलत कर दिया ना, क्योंकि उससे पहले जो 10 महीने से प्रिपरेशन कर रहा था या जो 12 महीने से प्रिपरेशन कर रहा था, उसको क्यों नहीं चूज किया ऊपर वाले ने? मतलब मेहनत तो यहां एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यहां कुछ और है जो एग्जिस्ट कर रहा है। वो क्या है? क्वालिटीज। उसको जिसके अंदर वो क्वालिटीज दिख रही है ना, वो उसको चूज कर रहा है, वो उसको चूज कर रहा है। मुद्दा यह है ना कि जीवन में आप तभी उस चीज को पाओगे जब उस चीज के लिए आपके अंदर क्वालिटीज होंगी, ठीक। अब वही क्वालिटीज
मैं अपने आपके अंदर बोल रहा हूं लाने के लिए कि नो ओवर थिंकिंग, बिकॉज आपके हाथ में सिर्फ प्रोसेस है, आपके हाथ में सिर्फ प्रोसेस है। यू कैन डू ओनली योर बेस्ट। आपके हाथ में दिमाग शांत करके नो मिस्टेक वाले जोन में जाने की कोशिश करनी है कि यार जब मैं एक 3 घंटे का पेपर दे रहा हूं ना, तो आई कैन नॉट अफोर्ड सिली मिस्टेक, बिकॉज आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। और एक डॉक्टर सिली मिस्टेक करे, ये सबसे घटिया काम होगा, तुमसे ये सब उम्मीद नहीं की जा सकती। तो तुम्हें भी वो पेपर में वो प्रूव करना होगा कि अगर तुम नो मिस्टेक जोन में जाना चाहते हो, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तुम मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तुम्हें बस क्या करना है, दिमाग शांत करके उस सिंगल क्वेश्चन पे फोकस करना होता है। ठीक है, जैसे एक सिंगल पेशेंट आएगा, उस सिंगल पेशेंट पे फोकस करोगे। ऐसा तो नहीं ना कि ओपीडी में बैठे रहोगे और एक पेशेंट तुमसे एकदम अपना सीरियस ट्रीट कर रहा है, ठीक है, और तुम पीछे वाले पेशेंट का सोच रहे हो, यार उसको तो कैंसर है, 2-4 महीने मर जाएगा, उसके घर वालों का क्या होगा, लेकिन लग तो बड़ा अमीर रहा था, प्रॉपर्टी बहुत होगी, ले लूं क्या। ये सब तो सोचोगे नहीं। तुम फोकस करोगे जो तुम्हारे सामने प्रेजेंट है। हो सकता है उससे 1 मिनट पहले वाला इंसान के पास सिर्फ 10 दिन बचे हो, वो सिर्फ मरने वाला हो और उसकी सिचुएशन इतनी ब्रूटल हो कि शायद रूह कांप जाए कि यार भगवान क्या कर रहे हो, लेकिन यू कैन नॉट थिंक। तुम्हें उस पर फोकस करना है जो तुम्हारे सामने बैठा है ओपीडी में। ये क्वालिटीज आज पेपर में डेवलप करनी पड़ेगी कि जब वो क्वेश्चन सामने है तो मुझे उस क्वेश्चन पे फोकस करना है। आई कैन नॉट अफोर्ड सिली मिस्टेक। और अगर मैं एग्जाम से 30 दिन पहले खड़ा हूं तो मैं ये नहीं सोच सकता कि रिजल्ट क्या होगा, मैं ये नहीं सोच सकता कि यार मेरा सिलेबस नहीं हुआ तो क्या, मैं पीछे हूं तो, कुछ नहीं सोच सकते। तुम्हें सिर्फ इतना फोकस करना है कि 20,000 सिलेक्शन होने वाले हैं, उस 20,000 में एक मेरा होगा, एक मेरा होगा। ठीक, कौन कितना पढ़ रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये फर्क पड़ता है मुझे ना अपना नंबर जो भी मेरा कट ऑफ है 400, 500, 650, जितना भी मेरा कट ऑफ है मेरे स्टेट की, मेरी कैटेगरी का, मुझे उतना नंबर लाना है। तो उतना नंबर लाने के लिए उतने टॉपिक को मुझे बहुत बार तमीज से तैयार कर लेना होगा। अगर इतना ही सोच लो, सारा कंपटीशन खत्म। कंपटीशन तुम्हारे तब तक है जब तक तुम्हारे वो 650 तक के टॉपिक तैयार नहीं हो जाते। और उन टॉपिक्स को तैयार करने के लिए क्या कोई और बच्चा तुम्हें हेल्प करेगा? क्या कोई मेंटर हेल्प करेगा? नहीं करेगा। तुम्हें उस टॉपिक को तैयार करने के लिए टाइम देना होगा, जो टाइम तुम्हारे पास है। अभी भी तुम 400 से 500 घंटे इजीली पढ़ सकते हो। ठीक, 400 से 500 घंटे इजीली पढ़ सकते हो। और इस 400-500 घंटों में तुम वहीं पे फोकस करो जहां से तुम्हारा नंबर रुक रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुम जब सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, जब भी ये सारी बातें एफएसटी से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, अभी तो तुम्हारा सिलेबस अगर चल रहा होगा तो तुम करो, शिद्दत से करो। मुद्दा इज दैट कि जिस दिन तुम अपना फर्स्ट एफएसटी दोगे, ठीक, मैं मानता हूं कि किसी का भी 100 से 200 से नीचे तो नंबर नहीं आएगा ना फुल सिलेबस में। कोई है, कोई मानता है कि मेरा 100-200 से नीचे आएगा? अरे बायो में भी तो 100-200 आ जाता है, किसी का इससे नीचे नहीं आएगा। तो मुद्दा यह है कि अब 100-200 पे मैं हूं, 30 दिन मेरे पास है, 30 दिन में मैं इजीली 200 से प्लस नंबर इंप्रूव कर सकता हूं। अगर मैं 200 पे हूं तो मैं 400 पे जा सकता हूं। 400 के बाद क्या होगा सर? सिलेक्शन तो नहीं होगा, सोचा जाएगा ना। पहले तुम्हारा काम है यहां तक पहुंचना। ठीक, अगर मैं 300 पे हूं तो मैं 500 प्लस पे जा सकता हूं। मैं 400 पे हूं तो मैं 600 प्लस पे जा सकता हूं। मैं 500 पे हूं तो मैं 650 प्लस जा सकता हूं। ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद क्या होगा यू कैन नॉट डिसाइड, तुम्हारे हाथ में नहीं है। ठीक है, मुद्दा यह है ना कि हम उतना घंटा नहीं दे रहे हैं और हमारा दिमाग हमें फालतू का जस्टिफिकेशन दे रहा है कि हाँ तेरे पास तो ये प्रॉब्लम है, तेरा तो ये दिक्कत है, तेरा तो वो दिक्कत है, तेरा तो बेस कमजोर है, तू तो बड़ा लेट स्टार्ट किया था, अरे तेरा तो अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सारी चीजें ना नहीं मैटर करती। अपनी समझ लो, जिस चीज पे बैठा हूं यही मेरे लिए भगवान है। ठीक, मेरा काम ही मेरे लिए भगवान है। उसमें बैठ के मैं बोल रहा हूं कि सिलेक्शन का कोई भी सिंगल चीज डिसाइड नहीं होता। किसका सिलेबस कितना जल्दी पूरा हुआ, सिलेक्शन इस पे डिपेंड नहीं करता। किसका 600 नंबर कितना जल्दी आ रहा, सिलेक्शन इस पे डिपेंड नहीं करता। कौन कितना एफएसटी दिया, सिलेक्शन इस पे डिपेंड नहीं करता। कौन कितना जल्दी 600 करीब पहुंच गया, उस पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है कि कौन इस 3 घंटे में अपने अंदर वो क्वालिटीज होल्ड करके रखता है और अपना बेस्ट देता है।
उस 3 घंटे में डिसाइड होता है कौन सिलेक्शन लेगा कौन नहीं लेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं सर झूठ बोल रहे हो, उस 3 घंटे में कैसे डिसाइड होगा? ठीक, तो मुझे ये बताओ कि अभी नीट 24 में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे ना जो 600 प्लस पे रुके हैं, तो 20,000 तो ज्यादा ही होंगे जो 600 प्लस पे रुके हैं, फिर तो सिलेक्शन उन्हीं का होना चाहिए। या हमारे पास इतने रिपीटर्स हैं, ना जाने कितने लाख बच्चे हैं जो 500 प्लस पे हर साल रुकते हैं, तो पहले उनका क्यों नहीं होता है? ये 0 से लेके 720 पहुंच जाते हैं सब, कोई सुनाई में आता है 200 से 600 पहुंच गया, 300 से 600 पहुंच गया। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो तुमने देखा होगा, अब तो कहानियां भी बाहर आती हैं ऐसी। कैसे? क्योंकि उस 3 घंटे में डिसाइड होता है। वो 3 घंटा वो ऐसा ब्लैक होल है ना जहां पे सब इक्वल होते हैं। उस 3 घंटे में जिसके पास सबसे ज्यादा पेशेंस लेवल है, जिसके पास सबसे अच्छी एग्जाम स्ट्रैटेजी है पेपर अटेम्प्ट करने की, मतलब एक अच्छी एग्जाम स्ट्रैटेजी से क्या मतलब है? कितने राउंड्स में कितना शांति से पेपर अटेम्प्ट करता है, किसके अंदर नो मिस्टेक क्वालिटी है, क्या आई कैन नॉट अफोर्ड मिस्टेक्स, किसके अंदर खुद पे सेल्फ बिलीव है कि नहीं ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैं कर रहूंगा, अभी नहीं बन रहा है थोड़ी देर में बना लूंगा, किसके अंदर टाइम मैनेजमेंट है, क्या मेरे को ये क्वेश्चन टाइम लग रहा है, मुझे छोड़ना है, आगे वाले पढ़ना है, बस इस पर डिपेंड करता है। आपके एग्जाम में लिख लीजिएगा कि सिर्फ आपकी 50% नॉलेज जाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा पढ़ने वाला तुर्रम खान क्यों ना हो, वो सिर्फ 50% नॉलेज के साथ उस एग्जाम में जाएगा। बाकी 50% चीजें डिपेंड करेंगी किसके अंदर वो क्वालिटीज हैं, पहली चीज, और कौन सही पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के साथ बहुत ही तमीज से अपना काम कर लेता है। गेम यही ओवर। 6 सालों में ये चीज डिस्कवर किया। लेकिन इस 30 दिन तुम अगर उम्मीद करोगे सर मुझे मोटिवेट करो, सर मुझे धक्का मार के पहुंचा दो, सर मेरा 15 घंटा करा दो, भाई 30 दिन तू खुद को नहीं संभालेगा तो 5 साल भगवान कैसे तेरे को चूज करेगा कि तू 5 साल खुद को संभालेगा? तू डॉक्टर बनने जा रहा है, ठीक है? अब करना क्या है पढ़ाई में? सबसे पहली बात देखो, जो सिलेबस बचा हुआ है, जाहिर सी बात है अभी टाइम उतना नहीं है तो वन शॉट से करना पड़ेगा, ठीक है? अभी टाइम नहीं है तो वन शॉट से करना पड़ेगा। अच्छा, जिनका सिलेबस बाकी है उनसे 1 to 1 बात करके बात कर ही रहो। जब भी सिलेबस कंप्लीट हो, अभी हम सब्जेक्ट वाइज मूव कर सकते हैं। अगर बायो पूरा हो गया तो बायो का फुल सिलेबस देंगे, केमिस्ट्री पूरा हो गया तो केमिस्ट्री का फुल सिलेबस देंगे, फिजिक्स पूरा हो गया तो फिजिक्स का फुल सिलेबस देंगे। बस अभी एक चीज ध्यान रख लेना तुम सब, ठीक? इन 3 कंटेंट के अलावा मत भागना। देखो टारगेट अपडेट में जो जिसको चाहिए होगा मेरे से बात कर लेना, बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो अभी मेरे फोकस करो, अभी तुम्हें किस चीज पे फोकस करना है, ठीक? एकदम कर लो, नो मैटर व्हाट, तुम कहां हो, कितने पे हो, फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो भी नोट्स बनाया, चाहे वो वन शॉट से हो चाहे वो डिटेल से हो, ठीक? पहली प्रायोरिटी, एकदम पहली प्रायोरिटी। अगर ये 100% याद नहीं हुआ, ठीक है, चलो 100 नहीं होता है 95 बोल देते हैं, 95% अगर तुम्हें नोट्स याद नहीं हुए फिजिक्स एंड फिजिकल में, ठीक, तो पहला गेम तुम यहां हार गए, लिख लो, गेम डन। नंबर कितना आ रहा है भाड़ में जाए, जो बता रहा हूं वो ध्यान रखो। अगर नोट्स याद नहीं हुआ, गेम हार गए। एनसीईआरटी याद नहीं हुई, किसमें? बायो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अच्छा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में थोड़ा नोट्स भी मैटर करेगा अगर आपने अच्छे से बनाया है तो, बाकी ज्यादातर वो लोग एनसीईआरटी की लैंग्वेज उठाते हैं, ठीक है? तो नोट्स एनसीईआरटी दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। इसमें ये याद नहीं हुआ, 95% तक तुम गेम हार चुके हो, ठीक है? अच्छा, एक चीज तो ये हो गया। दूसरा, इसके बाद पीवाईक्यू फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक? तीसरा, एफएसटी के क्वेश्चंस एंड उसकी मिस्टेक्स। बस इतनी चीज के अलावा तुम कुछ भी रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है? इतनी चीज के अलावा तुम किसी चीज पे ध्यान भी नहीं दे सकते, टाइम ही नहीं है, ठीक है? क्या क्या बोला? नोट्स फिजिक्स एंड फिजिकल में, ठीक? एनसीईआरटी बायो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में थोड़ा नोट्स भी काम करेगा, पीवाईक्यू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मोस्टली, और एफएसटी के सारे क्वेश्चंस और मिस्टेक। जो कुछ तुम्हें नीट का पेपर मिलेगा, अगर यहां से बाहर मिल गया, ठीक, तो वो सारे टीचर्स का पढ़ाना बेकार है। ये फिलहाल तो नहीं, मतलब बायो की पीवाईक्यू नहीं, बायो की पीवाईक्यू में उतना दम अब नहीं बचा है,
ठीक है, वो आप अलग अलग कोचिंग की चीजें करो। बायो की पीवाईक्यू से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको नीट प्रेप का लिस्ट दे दिया है टॉपिक वाइज, उसके लिए अभी बात करूंगा आगे। ठीक है, मुद्दा यह है कि अभी आप बायो की पीवाईक्यू ज्यादा गेम नहीं जीतोगे, क्योंकि बायो में जैसा मैंने बताया कि 60 क्वेश्चंस अप्रॉक्स तुम्हारे होने वाले हैं लेंदी, जिसमें से 40 होंगे मैचिंग वाले, 10 होंगे एआर स्टेटमेंट वाले और 10 स्टेटमेंट वाले, समझ लो कुल मिला के 60 का रेशियो होगा। ठीक है, जो लेंदी होगा। ठीक है, इसके लिए तुम्हें अच्छी कोचिंग के पेपर्स देते रहने, जिससे उनसे वैसे क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस हो। ठीक है, डाउट्स में लास्ट में लूंगा। अच्छा, अब कहोगे कि सर इतना नोट्स है सर 79 चैप्टर्स है सर, कैसे याद होगा? 95% कैसे याद होगा? इतना बड़ा सिलेबस है, 79 चैप्टर्स है। तुमको 79 चैप्टर्स याद नहीं करने। सबसे पहली चीज, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको दे दिया गया है, बायो में भी इजीली आपको पता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर अभी तक याद नहीं हुए, इनकी प्रैक्टिस नहीं हुई, तो आप पूरे सिलेबस को देख के फिर पागल बन रहे हो। ठीक है, फिर आपको एक झूठा सेटिस्फैक्शन दे लो कि मैं पूरा पूरा पढ़ रहा हूं, पूरा पूरा पढ़ रहा हूं। इस 30 दिन में ना, जिसका 600 आ रहा है वो भी पूरा नहीं पढ़ पाएगा, कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। 79 चैप्टर्स कोई भी याद नहीं कर पाएगा, कोई भी 79 चैप्टर्स को अपने दिमाग में होल्ड करके नहीं जा पाएगा। ठीक, तो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर अभी तक आपके याद नहीं हुए, तो फोकस इन पे करने की जरूरत है, प्रैक्टिस इन पे करने की जरूरत है। ठीक, रिपीटेशन इन पे करने की जरूरत है। जब ये याद हो जाए, जब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद हो जाए, तब हमें अपनी मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग जो वीकनेस आई है, मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग जो वीक टॉपिक निकल के आए हैं, ठीक है, उन पे काम करना होगा। मतलब अभी आप ये जो मैंने यहां बोला ना, नोट्स याद करना है, ये टॉपिक बाय टॉपिक आप चलोगे। यू कैन नॉट डू चैप्टर बाय चैप्टर। आप हाई वेटेज में चैप्टर का सीक्वेंस रख सकते हो, लेकिन उस चैप्टर में आपको टॉपिक बाय टॉपिक चलना होगा। एक टॉपिक का रिवीजन करने में, देखो, एक टॉपिक का रिवीजन करने का प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस होता है फिजिक्स एंड फिजिकल में कि आपने अगर टॉपिक पढ़ा, थ्योरी, ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आपको वो समझ में आ गया, ठीक है, तो अब जब आप उसकी प्रैक्टिस करने जाओगे, जो अब तक प्रैक्टिस करी है, ध्यान रख लेना, नई प्रैक्टिस नहीं रिपीट करनी है, नई प्रैक्टिस को नहीं टच करना है। जो अब तक किया है उन पे नहीं किया है, तो एनसीईआरटी, पीवाईक्यू नोट्स, इन्हीं के क्वेश्चंस करना है। ठीक है, अब क्या है कि अगर तुम उस टॉपिक को पढ़ लिए और पढ़ने के बाद उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन 95% की एक्यूरेसी के साथ बन गए, तो मतलब टॉपिक तैयार हो गया। लेकिन अगर टॉपिक नोट से पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, तो इसका मतलब है उस टॉपिक अभी क्लियर नहीं हुआ, मतलब वो टॉपिक अभी क्लियर नहीं हुआ है। उस टॉपिक को हमें फिर से शायद वीडियो लेक्चर्स की देखने की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारे पास एक बच्ची है, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत दिसंबर में ही सिलेबस उसका हो चुका था, 15 फुल सिलेबस दे चुकी है। ठीक, स्टिल उसके फिजिक्स में 80 नंबर, बढ़ ही नहीं रहा है। पूरे पेपर में 28 मिस्टेक्स हो रही हैं, 30 मिस्टेक्स हो रही हैं। फिजिक्स में 8 से 10 मिस्टेक कांस्टेंट है, 10 से 18 अनअटेम्प्ट कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक को सुपरफिशियली देख रही थी। मैंने पूछा कि तुमने टॉपिक को पढ़ा, तैयार किया? हाँ सर किया। उसके बाद अच्छा तुमने अपने मार्क्ड क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट किए थे? हाँ सर किया। मैंने कहा सब बन गए? नहीं सर, वो तो फिर भी फंस रहे थे। मैंने कहा तब क्या काम किया? तब क्या काम किया? वर्क ऑन वीकनेस, ऐसा मतलब वो क्वेश्चन फिर बनने लग जाए, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बस अब मेमोराइजेशन की दिक्कत होगी, तो उसको रिपीट करते रहेंगे, याद हो जाएगा। टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगेगा, लगाना पड़ेगा ना। ठीक, अभी भी आपके पास 30 दिन है, सुनो, 30 दिन है, 30 दिन में 4 वीक्स होते हैं। ठीक, एक वीक मतलब 7 डेज होते हैं। इन 7 डेज में 5 बायो के चैप्टर्स, क्योंकि अगर लेक्चर खत्म हो गया, 5 बायो के चैप्टर, 5 फिजिक्स के चैप्टर, 5 केमिस्ट्री के चैप्टर। सीक्वेंस क्या है? हाई वेटेज है, हाई वेटेज है। कहां से मिलेगा? तुम्हें नीट प्रेप का लिस्ट पकड़ा दिया हूं ऑलरेडी, जहां पे हाई वेटेज सीक्वेंस बना हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। ठीक, इन 15 चैप्टर का सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन दिया है? मैंने ऑलरेडी दे दिया है, नहीं होगा तो मांग लेना। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तुम्हें तैयार करना है 7 डेज। कौन सा बिग डील है? कोई और काम है नहीं। और 15 करके 4 वीक्स में कितने चैप्टर तैयार हो गए? अरे 15 नहीं गए, भाड़ में गए, 10 हो गए। बायो का तो वैसे भी लोड नहीं लेना। बायो मैंने बोला डेली फुल सिलेबस दो, जितना फुल सिलेबस इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट बताया उतना टॉपिक लिखो। इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट की लाइन मत देख भाई, तू टॉपिक लिख पूरा, कि ये इनकरेक्ट किस टॉपिक से था, ये अनअटेम्प्ट किस टॉपिक से था। उस टॉपिक के बायो की धज्जी उड़ा दे, पढ़ के देख। सिंपल है, याद हो गया, बढ़िया। नहीं याद हो रहा है, न्यूमेरिक्स बना, फ्लो चार्ट बना, ट्रिक्स बना,
कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ, उस पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर, यही कर सकता है, टॉपिक वाइज टॉपिक। तो बायो को साइड कर दो, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी अगर सिर्फ 10 चैप्टर पकड़ो, ठीक, 10 चैप्टर पकड़ो 7 डेज के लिए, और पूरे चैप्टर पे काम भी नहीं करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अरे फिर 5 आवर का रिवीजन सेशन तो एडिशनल है, ठीक, उसके बाद तो 10 घंटे बचे ना, ठीक, और 5 आवर का रिवीजन सेशन तो तुम्हें हेल्प कर रहा होगा ना, नहीं हेल्प कर रहा तो कस्टमाइज करवाना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोगों का कस्टमाइज किया है। अगर तुम शिद्दत से इतने दिन से फॉलो कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि नहीं डेफिनेटली मुझे कुछ कुछ चीजें हेल्प नहीं कर रही हैं, उसको कस्टमाइज करना होगा। वो 5 आवर सेशन चेरी ऑन द केक है, ऐसी चीजें जिसको हम साइड से समय दे रहे हैं क्योंकि उसको फोकस से समय नहीं दे सकते। जैसे तो मुद्दा यह है कि हमें इतने टॉपिक पे काम करना है, तो भाई 10-10 चैप्टर करके भी 40 चैप्टर, 15-15 करके 60 चैप्टर, 40 चैप्टर मतलब आधा सिलेबस, आधा सिलेबस अभी भी यू कैन डू बहुत अच्छे से, ठीक। अच्छा, आधा सिलेबस मतलब अगर तुम नीट प्रेप का टॉपिक लिस्ट देखो तो भाई अगर हम कह रहे हैं कि 5 चैप्टर पर वीक के हिसाब से हम 4 वीक में 15 से 20 चैप्टर फिजिक्स का तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो 15 से 20 चैप्टर ही तो इंपॉर्टेंट है, जाके देखो ना, नीचे वाले तो सारे ऐसे ही गायब हैं। अगर ऐसे फोकस करोगे तो काम बनेगा, ऐसे करोगे तो नहीं काम बनेगा। फिर कैसे सोच लें कि सिलेक्शन होगा, मतलब नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वो आधा वो है जिससे एनटीए का 80% पेपर बनता है। वो आधा वो है जिससे 80% पेपर बनता है। एनटीए के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर रोज न्यूटन का नया लॉ लेके आएगा। उसके पास घिसे पीटे कुछ टॉपिक्स हैं जहां पता है कि बच्चा पीटेगा, उसी से उसको क्वेश्चन बनाना है, उसको नया क्वेश्चन बनाना है। टॉपिक नया नहीं लेके आना है, फॉर्मूला नया नहीं लेके आना है, फैक्ट नया लेके नहीं आना है, वो लाइन जो लिखी वो नया नहीं लेके आ सकता। वो सब कुछ उसकी एनसीईआरटी में जो लिखा है वही उठाना है, बस उससे क्वेश्चन नया फॉर्म करना है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज कि अब आपको रिपीटेशन पे फोकस करना होगा, ठीक है। यू कैन नॉट डू इतना सारा चीज और उसको एक बार भी ना कर पाओ। तो अपने दीवार पे एक मोटे मोटे लाइन में कुछ चीजें लिख लो कि रिपीटेशन करना है, ठीक। ऐसी ही चीज करनी है जिसका रिपीटेशन होता है। जैसे 5 घंटे के सेशन में आप लोगों ने सीख लिया है कि रिपीटेशन किसको कहते हैं, और रिपीटेशन करने से जेन्युइनली कितना फील होता है, क्या इसको मैंने इतनी बार पढ़ लिया, इसको मैं इतनी बार कर लिया, इतना कॉन्फिडेंस। तो मुद्दा है कि अगर आप लिमिटेड चीजों का कि कई बार रिपीटेशन करें तो आपका डेफिनेटली नंबर नीट में बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपका 200 नंबर आता है तो आप देखो कि मेरा 400 नंबर कहां से रुक रहा है। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक इनमें से कौन कौन से हैं, ठीक, पहले उनको रिपीट करो बार बार, जब वो तैयार हो जाए तो बाकी भी जाओ। 400 नंबर आ रहा है, देखो 200 नंबर कहां से होल्ड आ रहा है। जैसे बायो में मैंने बताया था ना कि बायो में उन चीजों का पीडीएफ बनाओ जहां जहां से नंबर रुक रहा है, वो जब इतने सारे एफएसटी दोगे पता चल जाएगा, ठीक। तो उसको बार बार रिपीट करते रहो, वो तुम्हारा सिलेबस है। वैसे सिमिलरली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपके पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हाई वेटेड चैप्टर के, पहले उनको बार बार रिपीट करना है, उनको तैयार कर लेना है। डजंट मैटर मॉक टेस्ट में क्या नंबर आ रहा है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग गए उनका लॉस है, मैं नहीं समझा सकता उनको, कि कोई भी कोचिंग का मॉक टेस्ट हो, पहली बात तो उसका एक सीरीज होता है, उसको पूरा फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एलन लीडर का टेस्ट दे रहे हो, पूरा देना पड़ता है एंड तक। अगर आप आकाश का टेस्ट दे रहे हो, आकाश का पूरा देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है समझा रहा हूं। हर एक कोचिंग, ठीक है, या एनटीए हो, क्या आपको पता है कि वो पूरे 79 चैप्टर्स को एक पेपर में दे सकता है क्या? कोई हो, चाहे एनटीए हो, नीट हो, कोई नहीं दे सकता, ठीक है। एनटीए को पता है कि उसके 20% टॉपिक्स क्या हैं जिनसे उनको 80% क्वेश्चन बनाना है, वो उन्हीं से ज्यादातर टच करेगा। लेकिन जो हमारे कोचिंग इंडस्ट्री है, उनको क्या करना है, उनको हर एक टॉपिक को टच करने की कोशिश है, बच्चे को फील कराएं, देखते रहे कौन कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो हर फुल सिलेबस पेपर में तुम्हें तुम्हारे वीकनेस मिले। यू कैन नॉट परफेक्ट 1-2 टेस्ट में या 4-5 टेस्ट में या 6-7 टेस्ट में। जब तुम उसके पूरे सीरीज के एंड में जाओगे तुम परफेक्शन देखोगे। रीजन क्यों? क्योंकि तब तुम्हें टॉपिक समझ में आएंगे कि अच्छा, हर एक मॉक टेस्ट में तुम्हें बहुत सारी चीजें वीक दिखाई जा रही थी। जैसे एक पेपर में वो केमिस्ट्री के फिजिकल पे ज्यादा फोकस कर देगा, ठीक। एक पेपर में वो 11th की फिजिक्स को ज्यादा बढ़ा देगा, एक पेपर में वो बहुत टफ पेपर बना देगा, एक पेपर में वो बहुत एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बना देगा। वो आपको हर पहलू पे चाहता है कि आप हर पहलू पे देख लो कि तुम कहां कैसे एग्जिस्ट करते हो।
ठीक है, कि अगर एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आ गया तो तुम कहां। एक कोचिंग है जो अपना लेवल ऑलमोस्ट सेम रखती है, वो है आकाश। आकाश का जो पेपर है उसको तुम नीट से सिर्फ 10-20% ऊपर मान सकते हो, अदरवाइज वो परफेक्ट नीट लेवल जाता है। एलन का जो पेपर है वो उबड़ खाबड़ चलता है, उसका काम है वो तुम्हें दिखाएगा, परफेक्शन बनाएगा कि भाई तू परफेक्ट बन। वही मैं कह रहा हूं कि तुम्हें जेई लेवल की चीजें नहीं करनी है, ठीक है। कोई भी कोचिंग हो, हर कोचिंग का वो देखो अपना एक सीरीज है। हर कोचिंग चाहती है कि तुम्हारे हर एक एफएसटी में तुम्हें कुछ कमियां दिखे। वो कभी भी बैलेंस पेपर नहीं देगी, ठीक है, या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से पेपर नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसको एक बच्चे को तैयार करना है, ना कि वन सिंगल टाइम पेपर लेना है। वन सिंगल टाइम पेपर नीट लेता है। अगर नीट का भी बहुत सारा शिफ्ट हो जाए, ठीक, तो वो भी ऐसे करने लगेगा, फिर सारा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन जब सिंगल पेपर होता है, एक एग्जाम हो, एक बार में वन सा टाइम लेना हो, तो उसको 20% टॉपिक पे फोकस करना है, जहां से वो 80% क्वेश्चन बनाएगा। अच्छा, क्यों वो 20% टॉपिक को फोकस कर रहा है? क्योंकि वही टॉपिक है जो दम रखते हैं, बाकी तो उसको पता है कि हर बच्चा करेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने आप को एनसीईआरटी बेस्ड और पीवाईक्यू बेस्ड रखना है। हो सकता है कि आपके मॉक टेस्ट वो ना नंबर दिखाए, तो जो लोग मॉक टेस्ट के नंबर पे बिलीव करते हैं वो ऐसे पिट जाते हैं, ठीक। और अगर तुम्हें खुद को चेक करना है तो एक काम करो ना कि 10-15 फुल सिलेबस दे लो, एक दो बार ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो, फिर आखिरी के 15 दिन खूब पीवाईक्यू के पेपर देना। वो है तुम्हारा असली रियल टीचर। किसी चैप्टर पे तुम्हें चेक करना हो कि तुम्हें आता है नहीं आता है, तुम नीट लेवल तैयार हो नहीं हो, उसके 37 इयर्स के फिजिक्स केमिस्ट्री के पीवाईक्यू उठा लो, स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में सॉल्व करो। अगर हो जा रहा है तो बस इतना याद रखो, तुमने पापा को सॉल्व कर लिया, अब बच्चा आएगा उसका, बस वैसा ही मिलता जुलता होगा। थोड़ी सी नाक अलग होगी, थोड़ी सी आंख अलग होगी, ठीक है, थोड़ा सा काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप भी अलग हो सकता है, ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर भी अलग हो सकता है, बट डीएनए सेम होगा। मतलब वो उसी क्वेश्चन के रेप्लिका होंगे। एंड में सदा जो आपने बोला, जितने मॉक टेस्ट में नंबर आते हैं उतने ही, ऑलमोस्ट उतने ही नहीं, उससे ज्यादा आते हैं। लगभग 40-50 से नंबर ज्यादा आप इंप्रूव कर सकते हो अगर आपने शिद्दत से पेपर दिया है, तो ठीक है। लेकिन वो आखिरी में डिसाइड होता है। लास्ट अप्रैल के समझो 10 दिन, अप्रैल लास्ट 10 दिन, जब आप किसी कोचिंग की पूरी सीरीज को फॉलो कर चुके हो, उनके आखिरी के 5 पेपर में जो आपका नंबर आ रहा है, तो भाई अगर तब तक तुम इतने सारे टॉपिक को तैयार नहीं किए तो क्या घंटा तैयार कर लोगे? बताओ, नहीं कर पाओगे, तो नंबर उतना ही आएगा। तो आखिरी में जो नंबर आएगा 5 टेस्ट में, वो जाहिर सी बात है कि उसी से 30-40-50 नंबर तुम ऊपर लेके जाओगे। तो आखिरी में कौन सा आएगा? अगर तुम पहले से ही सारे टॉपिक नोट कर रहे हो, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बस इतना कसम खा लूं कि भाई मेरा जितना ना मॉक टेस्ट में टॉपिक आएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ठीक, उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा, लेकिन वो सही कर दूंगा, दोबारा गलती नहीं होने दूंगा, ठीक। तो अगर भाई मैंने 30 दिन या 15 दिन या 20 दिन, जितने भी दिन एफएसटी दिया है, मतलब एक कोचिंग का एक सीरीज तो फॉलो करूंगा ना। दो कोचिंग का 2 सीरीज हो ना पाए, लेकिन किसी एक कोचिंग के एक सीरीज को तो पूरा फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे तुम्हारे पास 5 दिन बचे हो। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास 5 दिन ही हो, 10 दिन ही हो, लेकिन तुम्हें एक कोचिंग का पूरा सीरीज फॉलो करना पड़ेगा, फुल सिलेबस का। ये समझ जाना, तब तुम्हें रिजल्ट दिखेगा। अगर तुम उस सीरीज के, जितना उस सीरीज में एफएसटी था, उन सारे एफएसटी के इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स के टॉपिक को, आई एम रिपीटिंग, टॉपिक को 360 डिग्री तैयार कर चुके हो, फेयर इनफ। सर पीवाईक्यू तो किए होते हैं ऑलरेडी, तो ऑलरेडी बन जा। मैंने निशा क्या बोला, उसके पापा है, अरे उसके बच्चा आएगा, रेप्लिका। तो जब पीवाईक्यू का रिपीटेशन हुआ रहता है, ठीक है, तो आप बस इतना ध्यान रखो कि उसी फॉर्मूले पे आएगा, उसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, लैंग्वेज चेंज होगी, वैल्यू चेंज होगी, तुम कैलकुलेशन में फंसोगे, तुम सिली मिस्टेक करोगे, तुम रीडिंग मिस्टेक करोगे। समझ गए? सर जो पीवाईक्यूज की मिस्टेक रहती है उनको मिस्टेक कॉपी में नोट करना है। हाँ बिल्कुल, पीवाईक्यू की मिस्टेक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट मिस्टेक्स में आप क्वेश्चन मत रट लेना, ठीक। आप ये ध्यान रखना कि इसी पे बेस्ड आएगा, इसी टॉपिक से क्वेश्चन निकल के आएगा, इसी जैसा क्वेश्चन निकल के आएगा, इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन निकल के आएगा, लेकिन सेम नहीं होगा। हो सकता है कि तुम्हारे पीवाईक्यू में कोई क्वेश्चन है जिसका मतलब एक स्टेप है, वो उसके आगे एक और स्टेप बढ़ा देगा। मान लो पूछा है कि कितना रिमेनिंग है, ठीक है, अब उसमें कुछ और ऐड करके बोल दे कि इस रिमेनिंग के बाद अगर ये कर दे तो इसके बाद कितना बचा। कुछ कुछ ऐसे चेंज करते हो लोग, वो आप खुद भी फील कर लोगे। सर 5 दिन होता है फिर रूटीन टूटता है।
वो इंसानी आदत है, ठीक है। आप डिसिप्लिन पे रहो, मतलब आप अपना ना एक लिमिट सेट कर दो कि मैं इतना करूंगा, डेली करूंगा, ठीक। इससे बढ़ गया तो मेरे लिए अच्छी बात, लेकिन इससे डाउन नहीं होना चाहिए। जैसे एक बच्चे का मान लो कि 12 घंटा मैक्स है, मतलब वो 12 घंटा आराम से कर लेता है, ठीक है। हमेशा याद रखो, एक लाइन मैंने पहले भी बोली थी, स्टार्टिंग में बोली थी और अभी भी बोल रहा हूं, ठीक है। हिट योर फेलियर एवरी डे, हिट योर फेलियर एवरी डे। फेलियर किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा 12 घंटे की औकात है, अगर 12 घंटे की औकात है, तो मेरा फेलियर है 12.5 घंटा, 13 घंटा, 13.5 घंटा। मुझे हर रोज 12 घंटा क्रॉस करना है, कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 12 घंटा मेरा फेलियर है। मुझे अपना फेलियर हर दिन हिट करना है। फेलियर से जैसे ही बियॉन्ड जाऊंगा, किसी दिन 12.5 घंटे में लगेगा, बस भाई अब नहीं होगा, किसी दिन 13 घंटे में लगेगा, बस हो गया, अब रहने दो। 12 घंटा फेलियर है, बेंच मार्क है, तो हिट योर फेलियर एवरी डे, ऐसा वाला सीन है। सर अगर पीवाईक्यूज हो रखे हो और उसका रिपीट करने हैं तो कितने ईयर्स के रिलेवेंट है पीवाईक्यूज? देखिए, पीवाईक्यूज आपको 19 से 24 तक का ज्यादातर ध्यान रखना, क्योंकि एनटीए वाले चाचा 19 में आते हैं, तो 19 से लेके 24 तक वो अपने हिसाब से ही पेपर देते हैं, सीबीएसई का फॉलो नहीं करते पैटर्न उतना, ठीक है। और अगर पीवाईक्यू बहुत अच्छे से हो गए तो नए क्वेश्चन कोशिश करो, ठीक है। तो मीटिंग को यही एंड करते हैं, बाकी बातें कॉल पे। यहाँ मैं आपको बस समझाने के लिए लाया था, एक ही बार में बोलने के लिए, भैया टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी चीज तो मैं कॉल पे आपका एकेडमिकली डील कर रहा हूँ, वहां पे आप ज्यादा बेहतर पूछो, वहां आपके अकॉर्डिंग कुछ चीजें बताऊंगा। जरूरी नहीं जो मीटिंग होता है वही अंतिम सत्य है, आपके लिए कुछ हो सकता है ऊपर नीचे मैं करूँ, वो सबके पर्सन टू पर्सन है, तभी तो उसको पर्सनल कहेंगे ना, ठीक है। यूट्यूब तो चल नहीं रहा कि एक ही बार में बोल के भाग जाऊं। तो यहाँ मैं इसलिए लाया कि पहले थोड़ा आपके दिमाग को थोड़ा क्लियर करके एक मतलब एक रैंडम समझा दूं अप्रोच कि भाई देख ऐसे होने वाला है, शांत रह, सब होगा, बढ़िया होगा, सिलेक्शन होगा, होप मत छोड़, ठीक। यहीं पे 150 में 100 बचे हुए हैं, सोचो इस साल तो 1 लाख वैसे भी कम दिए हैं, कुछ नहीं कंपटीशन यार, दम तो लगाओ तुम।